नमस्कार। संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति आपका संसदीय क्षेत्र में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। आपका संसदीय क्षेत्र की श्रृंखला में अब हम आ पहुंचे हैं दमन और दीव के दीव पर, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद रहेंगे यहाँ के स्थानीय सांसद, युवा सांसद उमेश पटेल। हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय समस्याओं को लेकर, जानेंगे यहाँ के विकास कार्यों के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे पर्यटन को लेकर, सांसद के प्रयासों को लेकर। तो शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। अरब सागर की नीली लहरें, तट पर बिखरा सुनहरा रेत, और उस शांत किनारे पर बसी एक अद्भुत कहानी, दमन और दीव की। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात राज्य के पास बसे ये दो क्षेत्र आकार में भले छोटे हों, लेकिन इतिहास, संस्कृति और विरासत में किसी अन्य राज्य से कम नहीं। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव आज देश के सबसे सुंदर पर्यटन स्थलों में शुमार हैं, जहां समुद्र की शांति और इतिहास की गूंज साथ साथ सुनाई देती है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव इतिहास की लंबी यात्रा का साक्षी रहा है। 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने यहाँ अपना शासन स्थापित किया और 400 वर्षों तक ये उनका उपनिवेश बना रहा। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने अभियान ऑपरेशन विजय के तहत दमन और दीव को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया। पहले ये क्षेत्र गोवा के साथ संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश के रूप में था। गोवा, दमन और दीव। 15वीं सदी के एंड में दीव पर पोर्तुगीजों ने कब्जा कर लिया था और लास्ट तक 1961 तक उन लोगों का कब्जा रहा। 30 मई 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा मिलने के बाद दमन और दीव एक स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश बना। इसी वर्ष इसका लोकसभा संसदीय क्षेत्र भी अस्तित्व में आया, जिसमें दमन और दीव दोनों जिले शामिल हैं। 1987 के बाद से दमन और दीव में 10 लोकसभा चुनाव हुए हैं। 1987 में यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार ने पहला चुनाव जीता, तो 1989 में निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली। 1991, 1996 और 1998 में भाजपा का कब्जा रहा। 2004 में कांग्रेस ने फिर से जीत हासिल की। 2009, 2014 और 2019 में इस सीट पर भाजपा ने जीत हासिल की। 2024 के चुनाव में लोगों ने निर्दलीय उम्मीदवार उमेश भाई बाबू भाई पटेल पर भरोसा जताया। पश्चिमी तट के छोटे से लेकिन महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र दमन दीव में 2024 के आम चुनावों में एक नए चेहरे ने राजनीति की धारा बदल दी। उमेश भाई बाबू भाई पटेल एक ऐसे प्रतिनिधि जिनकी जड़ें स्थानीय जीवन से जुड़ी हैं और जिन्होंने संसदीय क्षेत्र की अपेक्षाओं को अपना स्वर देने की कोशिश की है। उमेश भाई पटेल का जन्म दमन दीव में हुआ। वे एक कृषक पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं। स्थानीय स्तर पर उन्होंने सामाजिक कार्य और जन अपील से अपनी राजनीतिक पहचान बनानी शुरू की। 25 वर्षों से ज्यादा के अपने जन कल्याण के सफर में वो दिन रात लोगों के हकों की आवाज बनते रहे हैं।
उनकी इसी काबिलियत को लोगों ने पहचाना और उन्हें भेज दिया क्षेत्र की आवाज बनाकर भारत के लोकतंत्र के मंदिर संसद में। मैं पटेल उमेश भाई बाबू भाई जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये जीत केवल एक नया नाम नहीं बल्कि ये एक संकेत था स्थानीय आवाजों को संसद में सुनी जाने का। दमन दीव जैसे तटीय संगम वाले संसदीय क्षेत्र में प्रतिनिधित्व का काम आसान नहीं। उमेश भाई पटेल ने इस चुनौती को स्वीकार किया। वे मछली पालन समुदाय, तटीय विकास और स्थानीय रोजगार की बात लगातार उठाते रहे हैं। क्षेत्र के विकास के लक्ष्य को अपनी प्राथमिकता बताने वाले उमेश पटेल जन सेवा के लिए हमेशा लोगों के बीच बने रहते हैं। जिसे जब जरूरत हो वो उसके साथ खड़े दिखाई देते हैं। समस्या मछुआरों की हो तो उनकी बात सुनना और उसका समाधान प्राथमिकता पर रखते हैं। उनका स्थानीय लोगों से जुड़ाव इस बात से भी साबित होता है कि वो उनका हालचाल जानने अस्पताल तक पहुंच जाते हैं। अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी वे बेहद गंभीर रहते हैं और हर दिन किसी न किसी अस्पताल में जाकर मरीजों और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहते हैं। सड़क से लेकर संसद तक वो हर वक्त सिर्फ क्षेत्र की आवाज बनकर आगे बढ़ते रहे हैं। संसद में उमेश भाई पटेल ने न सिर्फ अपने क्षेत्र की बल्कि देश के तटीय इलाकों की समस्याओं को मजबूती से उठाया है। मोदी जी, मेरे संसदीय क्षेत्र दमन के सबसे नजदीक वापी गुजरात का रेलवे स्टेशन आया हुआ है, जो दक्षिण गुजरात में सूरत के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाला स्टेशन है। किंतु हमारे इस वापी रेलवे स्टेशन का जितना विकास होना चाहिए था इतना विकास नहीं हो पाया है, नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के उद्देश्य से, नहीं ट्रेनों की सुविधा के उद्देश्य से। मैं मांग करता हूं कि जो भी ट्रेन सूरत मुंबई की ओर चलती है और सूरत रुकती है और वापी नहीं रुकती है, वो सूरत रुकने वाली सभी ट्रेनों का स्टॉप वापी भी रखा जाए। राजनीति की राह कठिन रही है, लेकिन उमेश भाई का परिवार हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। परिवार ने न केवल नैतिक बल दिया बल्कि जनता के बीच सेवा के संस्कार भी दिए। यही सहयोग उनके राजनीतिक जीवन की आधारशिला बना। सब लोगों की सेवा ही करते रहते थे। फिर मैं बच्चे लोग और पूरा मैं घर सब हैंडलिंग कर लेती थी। मेरे पापा को पहले से ही देखा है संघर्ष करते हुए, लोगों के लिए लड़ते हुए। तब में और अब में इतना ही फर्क है कि तब भी वो दमन के एमपी जैसे ही थे, लेकिन बस उनके पास एमपी का डेजिग्नेशन नहीं था। इतना टाइम नहीं दे पा रहे, वो भी कभी दिल्ली चले जा रहे हैं, कभी दीव चले जा रहे हैं। हमारे को टाइम नहीं मिल रहा फैमिली को, पर वो समाज सेवा अच्छा कर रहे हैं, इस बात से हम खुश हैं। संघर्ष से संसद तक का सफर उमेश भाई पटेल के लिए सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि एक जन आस्था की कहानी है। दमन दीव की जनता की उम्मीदें अब उनके साथ चल रही हैं। जहां हर लहर कहती है, ये आवाज अब संसद तक पहुंची है। आपका संसदीय क्षेत्र के इस क्रम में अब आपकी टीम पहुंच चुकी है दमन और दीव के दीव पर, और हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस पूरे सफ़र में इस क्षेत्र के सांसद उमेश पटेल। नीले समंदर की गोद में बसा छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत द्वीप दीव, गुजरात के दक्षिण पश्चिम तट से जुड़ा ये केंद्र शासित प्रदेश इतिहास, संस्कृति और प्रकृति का संगम है। यहाँ हर लहर, हर पत्थर बीते 4 सदियों की कहानी सुनाता है।
कहानी दो भागों में बटी है। एक यहाँ की भव्यता, पर्यटन, और दूसरी यहाँ के मछुआरों की। दीव में एक नगर पालिका परिषद, एक जिला पंचायत है और 8 ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतें महारानी ग्राम पंचायत, वणाकबरा ग्राम पंचायत, महाराणा प्रताप ग्राम पंचायत, साउदवाड़ी ग्राम पंचायत, शहीद भगत सिंह ग्राम पंचायत, सरदार वल्लभ भाई पटेल ग्राम पंचायत, बुचरवाड़ा ग्राम पंचायत और झोलावाड़ी ग्राम पंचायत। दीव की भव्यता की बात करें तो यहाँ की संस्कृति, खान पान, रहन सहन में पुर्तगाल की झलक मिलती है। यहाँ पोर्टुगल कल्चर का प्रभाव भी है। इस समय डेवलपमेंट हो रहा है। पहले इतना यहाँ डेवलपमेंट नहीं था, आज डेवलपमेंट बढ़ गया है। दीव का जो मेन प्लेस है वो फोर्ट है, चर्च है, म्यूजियम है, INS खुखरी म्यूजियम, ये सनसेट पॉइंट की जगह, वॉर मेमोरियल, महादेव का मंदिर, नागवा बीच, घोघला बीच, यह सब दीव का मेन प्लेस है। जो पोर्चुगीज आर्किटेक्चर जो है ना, वो तो मैं कहता हूँ कि बहुत से टूरिस्ट का आकर्षण का केंद्र है। बात पर्यटन की करें तो यहाँ कई ऐतिहासिक और मनमोहक स्थान हैं जो अपने आप में इतिहास को समेटे हुए हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो दीव के सबसे बड़े और सबसे खूबसूरत समुद्र तटों में से एक है घोघला बीच। ये एक ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट है जो इसकी स्वच्छता, पानी की गुणवत्ता और पर्यावरण मानकों को दर्शाता है। नगोआ बीच विभिन्न खेल गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। गंगेश्वर महादेव मंदिर अरब सागर के किनारे स्थित है, जहां पर 5 शिवलिंग विराजमान हैं। बताया जाता है कि समुद्र की लहरें दिन में एक बार इन 5 शिवलिंग का जलाभिषेक करती हैं। पॉल चर्च, दीव का सेंट पॉल चर्च भारत के सबसे पुराने और सबसे खूबसूरत पुर्तगाली चर्चों में से एक है। असीसी चर्च, दीव का सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी चर्च 1593 में बनाया गया एक ऐतिहासिक चर्च है। INS खुखरी मेमोरियल दीव में स्थित है, जो 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय नौसेना के जहाज INS खुखरी और उसके बहादुर चालक दल की स्मृति में बनाया गया एक स्मारक है। पानी कोठा दीव का एक ऐतिहासिक किला है जो अरब सागर में एक द्वीप पर स्थित है और इसे फोर्टिन दो मार यानी समुद्र का किला के नाम से भी जाना जाता है। दीव किला, दीव किले का एक गौरवशाली इतिहास है और इसे 1535 में पुर्तगाली शैली की वास्तुकला में बनाया गया था। पोर्चुगीज बैकग्राउंड का ये फोर्ट है
और फर्स्ट टाइम हम ऊपर आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। एक हमने चर्च देखा सेंट पॉल्स का, बहुत पुराना, बहुत खूबसूरत, लेकिन नॉट मेंटेन्ड एट ऑल, मतलब मेंटेनेंस नहीं है। यहाँ पे अच्छा लगा है ये फोर्ट पे आके। जो प्लेसेस है जैसे कि फोर्ट हो गया या नागवा बीच है या और जलंधर बीच है, बाकी सारे बीचेस है, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होनी चाहिए पब्लिक को। और उसके अलावा जो चर्च है, मस्जिद है, जो काफ़ी हेरिटेज दिखती है, उनको प्रमोट करना चाहिए। मैं 15 साल पहले आई थी, हम ऊपर तक गए हैं। व्यू बहुत ही देखने लायक है, पूरा व्यू देखा है मैंने इधर से, बहुत बढ़िया है। टाउन एज सच बहुत अच्छा है, जो वो बना रखा है INS कुकरी का, वेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट। दीव की खासियतों की बात करें तो इसकी एक खासियत यहाँ का सोलर प्लांट भी है। दीव सोलर पार्क। दीव भारत का पहला जिला बन गया है जो अपनी दिन की बिजली की जरूरतों के लिए 100% सोलर पर निर्भर है। इसकी कुल स्थापित क्षमता 11.52 मेगावाट है, जिससे प्रतिवर्ष 19 मिलियन यूनिट्स की बचत होती है। इस केंद्र शासित प्रदेश में तमाम पर्यटन के प्रमुख केंद्र हैं, जो न केवल देश बल्कि विदेशी सैलानियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र हैं। दादरा और नगर हवेली और दीव में 11 अत्याधुनिक टेंट सिटी हैं, जिसमें 427 कमरे हैं, 3 दमन, 7 दीव और 1 दादरा नगर हवेली में हैं। प्रशासन के लगातार प्रयासों से पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जो सालाना 10 लाख से बढ़कर 25 लाख हो गई है। पर्यटन से इतर अब दीव के मछुआरों और उनकी दिनचर्या की बात करते हैं। पर्यटन के अलावा दीव के लोग मछली पालन पर मुख्यतः निर्भर हैं और यही उनका मुख्य व्यवसाय भी है। ऐसे में कई समस्याएं हैं जो सालों से यहाँ के मछुआरों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं। बहुत समस्या, बहुत दिक्कत रहती है यहाँ पे। वो हार्बर को जो सांसद जी ने किया है वो अच्छा किया है, जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो पास करवाया है, तो सही बात है। वो उसकी जो हार्बर बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी जो फिश के लिए निकलती है बोट, वो 12 अच्छे से ठीक हो जाए, उतनी हमारी उम्मीद है। पहली बार हम आए, हमारे MP उमेश सर, तो उसको भी हम यहाँ लेके उसको हमने पूरा इश्यू बताया था कि वो हमारा ये फिशरमैन का इश्यू है। समुद्री किनारों पर मछुआरों की कई और समस्याएं भी हैं। इन्हीं समस्याओं के बारे में हमने घोघला बीच पर मछुआरा समुदाय से बात की और जानने की कोशिश की। दीव के इस घोघला बीच पर हम मौजूद हैं और यहाँ हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय सांसद से, यहाँ के लोगों से, जानेंगे उनकी परेशानी, उनसे बात करेंगे क्या उनकी उम्मीदें हैं अपने सांसद से, क्या समस्याएं वो लेके चल रहे हैं आने वाले वक्त में, किस तरह से वो चाहते हैं कि उनकी समस्याओं का हल हो। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो घोघला गाँव से हैं और मछुआरे हैं, रोज़ फिशिंग का काम करने के लिए समुद्र में जाते हैं, इसी से इनकी रोज़ी रोटी चलती है। सर ये बताइए आपकी क्या उम्मीद है आप और क्या समस्याएं आपकी चल रही हैं? हम लोग को सब्सिडी मिलना चाहिए सर जी। तो इनकी मांग है सब्सिडी मिले, आपका क्या कहना है? ये जो गटर है यहाँ पे बीच में डाल दिया है गटर, तो इतना गंदगी होती है ना, और उस पर से ये जो बोट है ना, रखने का जगह नहीं है यहाँ पे, तो अभी कुछ सॉल्यूशन उसका निकालो जी। और अब जिस तरह से आप लोग मछुआरे हैं, निकल के जाते हैं, कौन सी ऐसी समस्या आपको लगती है और क्या बेहतर होना चाहिए सरकार की तरफ से, सांसद की तरफ से? जी अभी तक हम लोग को कुछ फिशिंग का फ़ायदा नहीं मिलता है, और दरिया में जाता है तो वापस आता है, और कौ वाला बहुत हैरान करता है। बड़ा बोट है, उन छोटा बोट को मेरे को धंधा करने के लिए देता है, और गवर्नमेंट का सब्सिडी कोई लोन फिशरीज का मिलता नहीं है कि पेट्रोल में केरोसिन तो बंद कर दिया है उसने। इसलिए मेरी मांग है कि सब मेरे को मिले।
अगर हम बात करें गोगला बीच की, तो गोगला गांव के लोग यहाँ पे ज़्यादातर मछुआरे समुदाय से ही हैं और भी वो रोज़गार में लिप्त हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो इसमें क्या बेहतर हो रहा है और अब तक आपको क्या उम्मीद है आगे? स्कूल हॉस्पिटल तो है, लेकिन डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर ये नहीं, थोड़ा क्रिटिकल केस आता है तो हम लोग को राजकोट या गुजरात में भेजते हैं, तो गरीब मछुआरा वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही मर जाते हैं। और एक बात हम लोग यहाँ 1960-62 से हम लोग फिशिंग करते हैं, ये एरिया में रहते हैं, यहाँ से ही शुरू हुआ धंधा, बाद में आया वो बड़ा बड़ा बोट का। तो ये एरिया को हम लोग को फिशरमैन जोन में रखना चाहिए, उसके बदले उस बीच जोन में रख दिया वो लोग। हम लोग मांग है कि हम लोग को बीच जोन में नहीं जाना है, हम लोग को फिशरमैन एरिया में ही रहना है और हमारा एरिया फिशरमैन जोन में ही रहे, ये हमारी मांग है। देखिए, इनकी मांग है कि इनका एरिया फिशर जोन में रहे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी जोर है सरकार का, प्रशासन का, कि पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा सके ताकि रोज़गार यहाँ पर बढ़ सके। और वहीं स्थानीय लोगों की मांग है कि जो ये इनके बीचीज़ हैं, इनको मछुआरा क्षेत्र घोषित किया जाए ताकि इनके रोज़गार में कोई आपदा ना आए, कोई परेशानी ना हो। और भी लोग हैं जी, आप बताएं आपका क्या कहना है? यस सर, मेरा कहना है कि हम अभी फिशिंग करने जा रहा है, वहाँ पे जो जैसा जाफराबाद से लेके मुडवार का बंदर तक जो एरिया है फिश समुद्र का, वो सब समुद्र को पूरा कब्जा कर लिया है। जैसा ये प्लॉट जैसा ज़मीन के ऊपर प्लॉट जैसा पड़ता है और भूमाफिया जैसा कब्जा कर लेता है, ऐसा ही पूरा कब्जा कर लिया है पूरा समुद्र के ऊपर। जो यहाँ से लेके दीव से लेके दीव मुरवार का नवामंडल का एरिया लेके पूरा समुद्र के अंदर में वो लोग ने पूरा कब्जा ऐसा किया है कि उन्हें फिक्स बोया डाल के वो रखता है। वो फिक्स बोया ऐसा होता है कि सर वो लोग खुद का ये प्लॉट है ऐसा लेता है और वो लोग बेचता भी है उसको। जैसा ज़मीन के ऊपर प्लॉट बिक्री होता है, वैसा ही वो लोग प्लॉट बिक्री करता है, बिक्री करके वो लोग दूसरे को बेचता है। सर ये हमारा धंधा, हम लोग छोटा फिशिंग वाला है, हमारा बड़ा बोट नहीं है ट्रोलिंग वाला, हमें छोटा बोला कहीं हज़ारों सौ हमारा बाप दादा का हम लोग इधर से धंधा कर रहा है। हमारा आज धंधा एकदम ख़त्म हो गया है। ये सब बोट जितना भी पड़ा है ये सीजन की मौसम है, अगस्त के बाद सीजन की वर्षन होता है, सब लोग घर पे ही बैठा हुआ है, सब रोजी रोटी के बिना बैठा है। ऐसा हम लोग हमारा इधर 700 परिवार, मतलब 3000-4000 गोगला गांव के जो हम लोग खारवा है, हमारी जाट खारवा है, हमारी खास मच्छी मारने का धंधा हमारा है, उसके ऊपर भी कब्जा किया हुआ है दूसरी जाति का, जो कोरी जाति जो उसका धंधा नहीं है, उसको भी इस फिशरमैन में धंधा करके उसने डाल दिया है। तो आप, हाँ जी, तो आप बताइए किस तरह की आपको लगता है कि भविष्य में आगे बढ़ना चाहिए। तो इन्होंने अपनी अपनी समस्याएं बताई हैं, उनकी उम्मीदें भी उन्होंने जताई हैं कि क्या सांसद से उम्मीदें हैं और किस तरह से वो चाहते हैं कि रोज़गार का जो उनका साधन है उन तक ही सीमित रहे और रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर विकल्प हों, सरकार सुविधाएँ बढ़ाए उनके लिए, और उनकी उम्मीदें हैं कि उनका सांसद इस उम्मीदों पर खरा उतरेगा। मछुआरों की ड्रेजिंग की समस्या हो या रोजगार के नए अवसरों की, या फिर दीव को पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करने की, स्थानीय प्रशासन और सांसद यहाँ की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक साल जो था, वो जो समय रहा मुझे, वो संघर्षपूर्ण रहा, चुनौतीपूर्ण रहा, मगर मैंने प्रयास किए। पार्लियामेंट में मैंने जितने भी मुद्दे मेरे प्रदेश के थे, उस लगभग मैंने सारे मुद्दे वहाँ उठाए। मैं स्टैंडिंग कमेटी में भी मुझे जहाँ मौका मिला, एग्रीकल्चर कमेटी, पशुपालन है, फूड प्रोसेसिंग है, कॉरपोरेशन, और हमारे प्रदेश का जो फिशरीज है वो मुझे मिला, तो मैंने वहाँ पर भी बहुत सारे मुद्दों को उठाया। एक साल में मुझसे जितना भी बन पड़ा मैंने संकलन करने की कोशिश की और प्रदेश के जितने भी मुद्दे उसको मैंने उठाने की कोशिश की। संसद टीवी की सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और दीव के बाद हम रुख करेंगे दमन का। दमन गुजरात के दक्षिणी छोर पर मुंबई से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से वापी रेलवे स्टेशन सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है। दमन गंगा नदी इस इलाके को दो हिस्सों में बांटती है, मोती दमन और नानी दमन। दमन के क्षेत्रफल की बात करें तो ये
72 वर्ग किलोमीटर में है। यहाँ की साक्षरता दर 88% से ज्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल आबादी करीब 1,91,000 है। दमन में कई महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, जो इस छोटे से केंद्र शासित प्रदेश को बड़ी छलांग देने की दिशा में काम कर रही हैं, जिनमें प्रमुख हैं दमन एयरपोर्ट, 98,718 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बना ये नया हवाई अड्डा विशेष रूप से A320 विमानों के लिए डिजाइन किया गया है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव में कुल 72 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र हैं, जिनमें से 20 का निर्माण पूरा हो चुका है। इनमें 5 दमन में, 1 दीव में और 14 दादरा और नगर हवेली में हैं। इनके अतिरिक्त 2 अन्य केंद्रों का निर्माण कार्य चल रहा है। मरवाड़ हॉस्पिटल दमन 4 चरण में 300 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, जिसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ ओपीडी रूम, 4 ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक, आईसीयू जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नमोपथ सी फ्रंट देव का, समुद्र तट के समानांतर राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरूप 5.5 किलोमीटर लंबे सी फ्रंट का निर्माण किया गया है। इस प्रोजेक्ट में सुंदर लैंडस्केपिंग, देव का गार्डन, पार्किंग की सुविधा, आकर्षक लाइटिंग, बैठने की व्यवस्था, सीसीटीवी वॉकवे समेत कई सुविधाएं मौजूद हैं। सी फ्रंट जमपुर, लगभग 4 किलोमीटर लंबा ये सी फ्रंट पर्यटकों के बीच प्रमुख आकर्षण बन गया है। यहाँ लाइट हाउस, वाटर स्पोर्ट्स, टेंट सिटी, कैफे, एम्फी थिएटर, फूड ट्रक जैसी कई सुविधाएं मौजूद हैं। दमन एवियरी 2.3 हेक्टेयर में बना भारत का पहला समुद्र तट पर बना एवियरी है। यहाँ 38 प्रजातियों के 500 से ज्यादा विदेशी पक्षी हैं। इसकी खासियतों में 450 मीटर पैदल मार्ग, मानव निर्मित पर्वत, झरना और प्रकृति आवास जैसी सुविधाएं शामिल हैं। नाइट मार्केट, गैंगटॉक के बाद दमन का नाइट मार्केट देश का अगला सबसे पसंदीदा नाइट मार्केट बन सकता है, जहां थीम आधारित सजावट, आकर्षक लाइटिंग और सुंदर लैंडस्केपिंग इसे खास बनाते हैं। आज दमन और दीव अपने साफ सुथरे समुद्र तटों, सड़कों और तेजी से विकसित होते बुनियादी ढांचे के लिए जाना जाता है। आज दमन और दीव सिर्फ पर्यटन ही नहीं बल्कि उद्योग और व्यापार का भी केंद्र बन चुका है। यहाँ 7,000 से अधिक उद्योग हैं, जिनका वार्षिक कारोबार 2 लाख करोड़ से अधिक का है और निर्यात 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। दादरा और नगर हवेली दमन दीव के प्रशासक के तौर पर प्रफुल्ल पटेल यूटी प्रशासन की कमान संभाल रहे हैं। आज ये संसदीय क्षेत्र अपने पर्यटन, औद्योगिक विकास और मछली पालन के लिए जाना जाता है। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.